क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसमें कि आप पहले ग्रुप में यानी कि ग्रुप ए में भौतिकी एवं रसायन होगा, ग्रुप बी में आपको क्या होता है जीव विज्ञान होगी। तो जिसमें कि भौतिकी और रसायन विज्ञान का फुल मार्क रहेगा 54 और बायोलॉजी में आप यानी कि जीव विज्ञान में आपका नंबर दिया जाएगा 26। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि सबसे पहला है ग्रुप ए में भौतिकी एवं रसायन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 से लेकर आपको 10 तक है ना, प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो गोली दर्पण से फोकस, देखिए गोली दर्पण की फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध लिखिए। तो क्या करना है, इस दोनों के बीच क्या करना है, संबंध लिखना है। एक का दूसरा पॉइंट है, देखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। क्या कहता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। तीसरा पॉइंट है, एक दर्पण की फोकस दूरी, देखिएगा एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक का चौथा पॉइंट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा। एक का पांचवा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। चलो दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर का पहला पॉइंट है, देखिए धोने का सोडा है ना, धोने का सोडा साधारण लवण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी धोने का सोडा या रासायनिक लवण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे दूसरा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। देखिए क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण देना है। दूसरा का तीसरा पॉइंट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखे। चौथा पॉइंट है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस रहती है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस रहती है। देखिएगा पांचवा है, किस धातु को, देखिए किस धातु को सरलतापूर्वक चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसे गौर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मानव नेत्र के, देखिएगा तीसरा है, मानव नेत्र के किसी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि मानव नेत्र किस भाग में प्रतिबिंब बनाता है। कहता दूसरा है, उस दर्पण का नाम बताए जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से क्या कहता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। उसके बाद चौथा है, तथा मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु, देखिएगा दूरबिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है, दूरबिंदु के नेत्र से कितनी दूरी पर होता है। उसके बाद पांचवा है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का क्या है, व्यवहारिक मात्रक क्या है। चौथा पॉइंट है, कहता है, देखिएगा यहाँ पे चौथा है, चार नंबर जाते हैं अगला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है चार का, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या क्या कहता है, समान सूत्र लिखने के लिए कहता है। और कहता है दूसरा में, नींबू चींटी के डंक, इमली तथा टमाटर में उपस्थित अम्ल का नाम लिखें। तीसरा है, शुद्ध जल का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा या इसको मान ज्ञात कीजिए, या मान क्या होगा वही है। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्या कहता है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अब अगला पॉइंट है, धावन सोडा का जली घोल अम्लीय होता है या क्षारी, इसको बताना है कि अम्लीय होता है या क्षारी होता है। ठीक है, पांचवा नंबर में चलते हैं। देखिएगा ये पांचवा नंबर, देखिएगा यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कहता है, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। यानी इनमें से कोई भी आ सकता है, आपको यह करना है, ये हमेशा याद करके रखना है। उसका दूसरा पॉइंट है, विभवांतर धारा मापने वाला यंत्र का नाम बताएं। तो तीसरा है, आंख की रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आंख की रंगीन भागों को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पांचवा का चौथा पॉइंट है, किसी विद्युत परिपथ में एम्पियर को, देखिए एम्पियर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी किसी विद्युत परिपथ में एम्पियर को किस क्रम में आपको संयोजित किया जाता है, वो आपको बताना है। तो यह पांचवा पॉइंट है 5 का। उस युक्ति का नाम बताइए, देखिए उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, छठा है, देखिएगा, शुद्ध सोना
कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दूसरा है तांबा एवं जस्ते या सीसा व टीन का मिश्र धातु का नाम क्या है? अब तीसरा पॉइंट में चलते हैं। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन तक का समान सूत्र लिखे। एल्कीन का क्या होता है? समान सूत्र लिखना है। चौथा है त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक, यौगिक का समान सूत्र लिखिए। यौगिक का समान सूत्र लिखिए, ठीक है। छठा का पांचवा पॉइंट है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में रहता होता है। एक ऐसी धातु जो कमरे के द्रव पर यानी कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। सातवां नंबर है, उसका पहला पॉइंट है कि कौन सा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस दोनों में से कोई भी आ सकता है जो हम यहाँ में करके आपको यहाँ में ऑब्जेक्ट में कर दिए हैं, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट है किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तीसरा पॉइंट है उस अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यानी कि -2.0 डायोप्टर है। छठा पॉइंट है किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखने से वस्तु की आकार का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। प्रतिबिंब की दूसरी तथा लेंस की फोकस दूरी क्या है? उसको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अगला पॉइंट है 7 का, कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखे कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी कितना प्रतिबिंब बने या बनाएंगे, यानी आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए 8वां का चलते हैं। 8वां का ये है, देखिए पहला पॉइंट है C2H6, देखिए C2H6, देखिए C3H6 एवं C4H8, देखिए C4H8 में से कौन सा एक एल्किन नहीं है, यानी कि आपको कहता है इसमें कौन सा एल्किन नहीं है। तो आपका यहाँ पे चलिए 8वां का दूसरा पॉइंट है, देखिए प्रकार्यात्मक, देखिए प्रकार्यात्मक समूह, देखिए COOH है ना, देखिए COOH, देखिए माइनस कोमा है CO, देखिएगा CO माइनस OH तथा CHO का नाम बताएं, यानी कि इसको क्या करना, नाम बताना है। तीसरा है बायोगैस, देखिए बायोगैस या जैव गैस के मुख्य घटक का नाम बताइए। बायोगैस और जैव घटक का मुख्य घटक का नाम बताना है। उसके बाद चौथा है एल्किनो, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन का समान सूत्र लिखे। बेंजीन किस प्रकार का धातु है? आपको बताना क्या है, बेंजीन किस प्रकार का धातु है। नंबर का पहला पॉइंट है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं होता है, सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं 2 तत्वों का नाम लिखे। तो क्या कहता है, किन्हीं 2 तत्वों का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। 9 नंबर का तीसरा पॉइंट है वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या है, यानी कि क्या होता है, उसको नाम बताना है कि वह पदार्थ क्या है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है 9 का चौथा पॉइंट है बहते जल किस प्रकार का ऊर्जा है। अगला पॉइंट जाते हैं सौर, देखिए उष्मांक है ना, सौर उष्मांक या स्थिरांक का मान क्या है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है आपको बताना है। 10वां नंबर पे चलते हैं। पहला पॉइंट है आवर्ती सारणी, देखिए आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेंडलीव तथा आधुनिक सारणी में कितने आवर्त तथा समूह होते हैं, आपको ये बताना है। तीसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं। अगला पॉइंट है, देखिए आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान किस वर्ग और किस आवृत्ति में है। 5वां पॉइंट है हैलोजन समूह के किसी एक तत्व का नाम बताइए। देखिए हैलोजन समूह के क्या होता है, किसी एक तत्व का नाम बताना है। उसके बाद 6ठा पॉइंट है 10 का, कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह थे, यानी कि कितने आवर्त और समूह थे आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोई वस्तु, देखिएगा कोई वस्तु किसी दर्पण, यहाँ पे देखिएगा कोई वस्तु किसी दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी गई है
तो देखिए बनने वाली प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। बनने वाली प्रतिबिंब क्या कहते हैं, किरण खींचना है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु, देखिएगा कोई किसी वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। किरण आरेख आपको क्या करना है, खींचना है। तीसरा पॉइंट है नीचे दिए गए आरेख, देखिए नीचे दिए गए आरेख खींचे, देखिए खींच कर उपयुक्त किरणों का सहायता से बीम ए बी, देखिएगा बीम ए बी प्रतिबिंब बनाया देखिए दिखाया, बनाया दिखाए। तो यहाँ पे देखिए बनाकर आपको क्या करना है, दिखाया है, यहाँ पे बनाकर होगा, जो आपको यहाँ पे गलत हो गया, बनाकर दिखा, प्रतिबिंब बनाकर दिखाएं। तो यहाँ पे आपको ये वाला आकृति दिया गया है, आपको क्या करना है, इसमें कि आपको बनाकर दिखाना है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के, देखिएगा उत्तल दर्पण के अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी, ध्रुव पर देखिए ध्रुव के बीच पर स्थित हो, तब बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख खींचे। प्रतिबिंब किरण खींचना है। पर अगला पॉइंट है अवतल दर्पण, देखिएगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण में, देखिएगा अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु की वक्रता केंद्र पर रख जाता है, मतलब रख जाता है, उसको क्या करना है, आपको खींचना है, ठीक है। 12 नंबर में पहला पॉइंट है जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। विलयन का रंग क्यों बदल जाता है आपको बताना है। तो दूसरा पॉइंट है अगला, एक भूरे रंग का चमकदार, देखिए चमकदार तत्व एक्स को वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं काले रंग की यौगिक के नाम बताएं, आपको यह बताना है। अगला पॉइंट है लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। अगला पॉइंट है लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। अगला पॉइंट है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। अगला है ऑक्सीजन के योग या ह्रास, दिखागा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, आपको क्या करना है, प्रत्येक व्याख्या करना है और एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता कि पहला पॉइंट है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश का वर्ग विक्षेपण किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। एक कांच प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के परीक्षण, देखिएगा परीक्षण की क्रिया का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। क्रिया का क्या होता है, स्वच्छ आरेख खींचना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है अगला पॉइंट का, किसी व्यक्ति को अपनी दृष्टि दो के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसी में भी तीसरा पॉइंट का भी पॉइंट है वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। आपको बताना है कि वह इस व्यक्ति में किस प्रकार का दृष्टि उत्पन्न हो गई है। तो दूसरा पॉइंट है कहता है संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है। तीसरा कहता है संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं, कहता है किसी व्यक्ति को अपनी निकट दृष्टि या दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए क्रमशः -1.5 डायोप्टर तथा देखिए यहाँ पे है +5.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालें। आवश्यक लेंस की क्या था, फोकस दूरी निकालें। अगला है 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे आपको क्या कहता है कि 1 नंबर में कहता है अम्ल एवं क्षारक के बीच, देखिए अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारक के जो बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे उदासीनी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा उदाहरण बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण भी आपको बताना है। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस विरंजक चूर्ण या देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है,
किया जाता है तथा इसके दो दो उपयोग बताए, तथा इसके क्या कहता है, दो दो आपको उपयोग बताना है। देखिएगा चौथा पॉइंट है आश्रित, दिखिएगा आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, ठीक है, क्यों जबकि वर्षा जल होता है। अगला पॉइंट है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है क्यों, आपको ये बताना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है। तो अगला पॉइंट चलते हैं, कहता है सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस, देखिएगा सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। उसके बाद है अगला है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सातवां पॉइंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। देखिए क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या ना समीकरण लिखना है। अगला पॉइंट चलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। देखिए नाइन्थवा पॉइंट यहाँ पे देखिए कट गया है प्रिंटेड करने में। देखिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, ताजे दूध में देखिएगा ताजे दूध का पीएच मान, देखिएगा ये प्रिंट करने में ही कट गया होगा शायद। ताजे दूध में पीएच का मान क्या होता है, यानी कि ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है। 15 है पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 15 का, कहता सूर्योदय के समय, ठीक है, कहते हैं सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, आपको बताना है। दूसरा पॉइंट है अगला पॉइंट, किसी अंतरिक्ष यात्री, देखिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होती है, यानी काला क्यों दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता, अगला पॉइंट है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, पहला है 16वां का पहला, खनिज और अयस्क में कोई अंतर बताएं, यानी कोई अंतर लिखिए, यानी कि क्या कहता है खनिज और अयस्क में क्या क्या अंतर है वो आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट है देखिए अवायवी और वायवी शोषण में क्या अंतर है, अवायवी और वायवी शोषण में आपको क्या अंतर है। देखिए तीसरा है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए, ठीक है। उसके बाद चौथा है निष्पादन, देखिए निष्पादन और भर्जन में क्या अंतर है। ये सब जितने भी है ना VBI इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे भी वहाँ से भी आप PDF लोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं थर्मिक अभिक्रिया, देखिए थर्मिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। छठा पॉइंट है कहता देखिए संरचनात्मक सूत्र लिखिए, इथीन प्रोपीन क्लोरोब्यूटेन इथेनॉल, देखिए इथेनोइक अम्ल और मिथेनॉल का, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं इथेनॉल द्वारा इथीन कैसे बनाया जाता है। अगला है एथेनाइक अम्ल, देखिए एथेनाइक अम्ल से एस्टर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं, देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए, देखिए क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पहला कहता है देखिएगा 3 ओम 4 ओम, देखिए 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन में तथा पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, यानी कि आपको कहता है समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, यानी आपको प्रतिरोध यानी R ज्ञात करना है कि R आपको 3 R दिया गया है, इसका समतुल्य जो R होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, उसको समतुल्य की गणना करना है, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है ये किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, यानी कि लघु पतन क्या होता है कब होता है। तीसरा है भू संपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधृति देखिएगा विद्युत संपर्क करना क्यों आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है विद्युत मोटर विद्युत जनित्र के सिद्धांत को लिखना है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के सिद्धांत को लिखिए। अगला पॉइंट है इसका विद्युत मोटर या डायनेमो के चित्र बनावे तथा इसके उपयोग लिखें, यानी कि इसका चित्र बनाना और इसका क्या करना उपयोग को लिखना है। 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है देखिएगा सोना एवं चांदी का उपयोग, देखिए सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए, यानी कि सोना और चांदी का उपयोग है ना आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है बताना है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O या
का निर्माण दर्शाइए। क्या था? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा Na2 प्लस, देखिए Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है का ये देखिएगा निर्माण दर्शाना है। अगला पॉइंट है आघात वर्धिता। आघात वर्धिता क्या है, उदाहरण दीजिए। आघात वर्धिता क्या है उसका उदाहरण भी बताना है। अगला है कहता है परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ पे है परिभाषित कीजिए खनिज अयस्क गैंग प्रतिरोध उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इस जितने भी अभी पॉइंट में दिया है, यानी कि ई तक दिया है, ABCDE, यानी कि यहाँ तक दिया है, आपको पूरा परिभाषित करना है। अगला पॉइंट है धातु क्यों विद्युत संचालित करती है, यानी कि धातु क्यों विद्युत संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 का पहला पॉइंट है प्रकाश। देखिएगा प्रकाश वायु में 1.50 यानी कि 50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको ये लेना है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा पॉइंट कहता है किसी विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 देखिए 5.0 एम्पियर ये है, ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित करें तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित करें। ठीक है, परिकलित करना है, आपको ऊर्जा ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कहता है 15 सेंटीमीटर फोकसांतर। देखिए फोकसांतर वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है। प्रतिबिंब का स्थान एवं आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का स्थान और आकार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगला पॉइंट में है कि कोई 4 सेंटीमीटर आकार, देखिए कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। आपको क्या है, ये चैप्टर प्रकाश चैप्टर का ही है और आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन है कहता है समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो आपको ये जो समीकरण है आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, दिखा जा रहा है, ये आपको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, दूसरा नंबर इसका पॉइंट में चलते हैं 20 का दूसरा कहता है रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित लिखे, यानी कि संतुलित समीकरण लिखना है आपको। तो ठीक है, तो पहला है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। देखिएगा तीर चिन्ह है, कहते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है बी नंबर, यानी कि 20 का बी नंबर है, कहता है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तिरचन हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इसको आपको क्या था संतुलित यानी कि समीकरण में लिखना है, यानी कि इसका जो तत्वों के नाम और सांकेतिक नाम है उसमें आपको व्यक्त करना है। और दूसरा पॉइंट है इसका सी नंबर, कहता है सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि आपको ये क्या करना है, संतुलित करना है। तो अगला है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तिरचिन जल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल तिरचिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा उसके बाद तीसरा पॉइंट है कहता है वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। आपको ये क्या बताना है, उस क्वेश्चन प्रश्न दिया है, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। उसके बाद अगला है समजातीय श्रेणी क्या है। देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे, यानी समजातीय श्रेणी का क्या करना है, आपको उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके क्या गुण है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके क्या गुण है। दूसरा पॉइंट है तीसरा का पहला पॉइंट है प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करने वाले एक स्रोत का नाम लिखिए। दूसरा कहता है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। तीसरा है प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है। ठीक है, आपको इस तीनों में से आपको अथवा में दिया रहेगा, शायद अथवा में दिया रहेगा, तो आपको तीनों में से कोई एक को आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा उसी तरह आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा पॉइंट कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त या दक्षिणी हस्त के नियम लिखा है। देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त और दक्षिणी हस्त दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों याद कीजिए, उसका नियम आ भी सकता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है विद्युत चुंबक अतिभरण विद्युत चुंबक या अतिभरण या लघुपतन
या 1 किलोवाट घंटा क्या है, आपको परिभाषित करना है। अगला पॉइंट है, कहता है आरस्टेड के प्रयोग को समझाएं अथवा सिद्ध करें कि, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एक ही है, सिद्ध करें कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए आरस्टेड का नियम आपको प्रयोग को समझाए, ये वाला आ सकता है, या ये आ जाए ना धारावाही चालक तार, तो ये दोनों क्वेश्चन जो क्या होते हैं एक ही है, सिर्फ हम अथवा में इसलिए दिए हैं कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। यदि आरस्टेड का नियम का है तो फिर भी वही आंसर लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद यदि ये ना आए तो धारावाही, तो ये दोनों में से कोई आए तो आप अपने मन से, यानी कि धारा एक ही क्वेश्चन, इसी एक ही आंसर होगा इसका, दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगला पॉइंट है, कहता है विद्युत चुंबक अथवा परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका, देखिए परिनालिका चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको क्या है ना परिनालिका आपका बना देना है, उसके बाद आपको आंसर दे देना है, ठीक है। उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, कहता है यौगिक का आयुपयुक्त नाम ज्ञात कीजिए, यानी कि आयुपयुक्त नाम लिखना है। देखिए IUPAC के आयुपयुक्त नाम लिखना है, तो यहाँ पे HCOOH और दूसरा कहता है CHCHO, उसके बाद तीसरा कहता है CH3CO2, देखिए CH3 COC2H5, चौथा है कहता है C2H5OH, उसके बाद पाँचवा है कहता है C2H5CHO, अगला कहता है CH3COH, अगला है कि CH3COOH, यानी कि ये क्या करना है आपको इस सब में आयुपयुक्त नाम लिखना है। अगला पॉइंट है यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखे। यौगिक का आपको करना संरचनात्मक सूत्र लिखना, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, मिथनॉल, इथीन, प्रोपीन, क्लोरीन और ब्यूटेन। देखिए आपको क्या करना है इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है, जो अगले भी क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अगला पॉइंट है एल्काइन क्या है। देखिए एल्काइन क्या है, इसका समान सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संख्या लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी लिखना है। अगला पॉइंट है एथेनॉल एवं एथेनाइक अम्ल के गुणधर्म में अंतर बताएं, यानी कि एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में जो गुणधर्म है उसमें से अंतर बताना है। अगला पॉइंट है प्रतिस्थापना एवं संकलन अभिक्रियाएं क्या है, उदाहरण से समझाएं, यानी उदाहरण देकर समझाना है, उदाहरण भी देना है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे है 23वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है जीवाश्म ईंधन। देखिएगा जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्यों माना जाता है। देखिए जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्यों कहा जाता है, इसके दो उदाहरण दे, यानी इसका उदाहरण दो उदाहरण देना है और जीवाश्म ईंधन क्या है उसको भी बताना है। उसके बाद अगला पॉइंट है सौर सेल क्या है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है, सौर सेल क्या है, एक सामान्य सौर से कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सौर कुकर का उपयोग, अगला क्वेश्चन है, कहता है सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ तथा हानि है, यानी कि हानि है आपको ये बताना है, क्या हानि है, ठीक है, क्या हानि है और क्या लाभ है। अगला पॉइंट है ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, इसके क्या गुण है। अगला है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है, आपको इस दोनों ऊर्जा स्रोत में आपको क्या है अंतर बताना है। और अगला पॉइंट है ऊर्जा के आदर्श स्रोत को में क्या गुण होते हैं, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या होता है, क्या गुण होते हैं। अगला है पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, यानी कि आपको बताना है कि पवन ऊर्जा क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला पॉइंट है, कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखिए। दूसरा कहता है आधुनिक आवर्ती नियम क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्ती और समूह है, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ अलग अलग बता रहे हैं लेकिन क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। इसमें आपको क्या आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त में आपको क्या अंतर बताना है। दूसरा पॉइंट है, कहता है एक तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, तो इस पहला कहता है तो यहाँ पे इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, इस तत्व की क्या है परमाणु संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है N7, देखिए N7 F9 P15 AR, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए आपको ये पे ना संकेतिक मान दे दिया है, आपको संकेतिक मान, इन तत्वों में से कौन सा तत्व इसके समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, यानी किसके तत्व में, ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है, कहता है ए नंबर है, कहता है किसी आवर्त में तत्वों के परमाणु का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है। दूसरा है किसी समूह या वर्ग में तत्वों की धारित्वता, देखिए धारित्वता किस प्रकार परिवर्तित होती है। अगला है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया है, ठीक है, कौन सा मापदंड अपनाया था।
25 का पहला पॉइंट है, 25 नंबर पर चलते हैं। कहता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर दीजिए। ठीक है, अंतर आपको बताना है। दूसरा कहता है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दे, उसका उदाहरण भी आपको बताना है। उसके बाद अगला है ओम का नियम को लिखकर सत्यापित करें, यानी ओम का नियम क्या है उसको लिख कर, यानी उसके व्यंजक प्राप्त करना है, उसको आपको करना है सत्यापित करना है कि व्यंजक आपको कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे है 25 का चौथा है विद्युत मोटर क्या है, विद्युत जनित्र क्या है, बनावट क्रिया एवं कार्य का वर्णन कीजिए। बनावट क्रिया और कार्य का आपका करना है वर्णन करना है। 5वां पॉइंट कहता है किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित हो, स्पष्ट कीजिए, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है। छठा है कहता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन अथवा समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगला देखिए आपको यहाँ पे है 7वां नंबर, इसका 25 का 7वां। ठीक है, कहता है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजक से देखिए 48 ओम हो। ठीक है, उसके बाद कहता है 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, यानी कि इसका कहना प्रतिरोध, मूल प्रतिरोध क्या कहता है प्राप्त होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर का था क्वेश्चन, कहता है क्या है 26 नंबर चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहता है कि 6 देखिएगा C6, देखिए सी यहाँ पे देखिए C6 8, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ ना देखिएगा C6H8, देखिए H8 यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है, क्यों आपको ये पे क्या करना है, आपको ये बताना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है। उसके बाद कहता है दूसरा है संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों के वर्गीकृत करें। आपको ये यहाँ पे देखिए पॉइंट में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है, आपको पॉइंट देखिए, यानी इसमें क्या करना है, आपको वर्गीकृत करना है, यानी संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों में वर्गीकृत करना है, यानी कौन सा वर्गीकृत, इस सबका जितना भी पॉइंट है वर्गीकृत करना है। अगला पॉइंट में चलते हैं भौतिक गुणों। देखिए भौतिक गुणों अथवा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों आपको याद करना पड़ेगा कि भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में क्या अंतर है, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद अगला है कहता है परमाणु अथवा, देखिए इसमें अगला में पॉइंट हम दे दिए हैं कि परमाणु और आयन में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन आयन में क्या अंतर है। अगला है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में क्या अंतर है। आपको जीव विज्ञान का 27वां नंबर जो है ये जीव विज्ञान में आ जाता है। ठीक है, 27वां नंबर का पहला नंबर है, कहता है एक पादप हार्मोन का नाम लिखें जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि जो वृद्धि को बढ़ाता है। अगला में जो है कि RNA, देखिए DNA या RNA का पूर्ण रूप लिखिए, यानी फुल फॉर्म लिखना है। DNA का हम बता दें, आप लोगों को नहीं पता होगा तो DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है लैंगिक संचारित रोग बताएं, इन लैंगिक से जो रोग उत्पन्न होती है उसे क्या कहता है आपको बताना है। उसके बाद अगला है अलैंगिक जनन की 2 प्रमुख विधियों का नाम लिखें, अलैंगिक जनन की 2 प्रमुख विधियों का नाम लिखना है। उसके बाद अगला 5वां पॉइंट है, कहता है देखिएगा प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार देखिएगा का अनुवर्तन है, किस प्रकार का क्या है अनुवर्तन है। 28 नंबर है, पहला पॉइंट है दीर्घ रोग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है प्रोटीन के यौगिक के देखिए संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, कौन सा तत्व क्या करना है वो अनिवार्य है। और तीसरा पॉइंट है कि एड्रीनेलिन, देखिए एड्रीनेलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है। अगला पॉइंट है कहता है जीवों की अनुवांशिक इकाई क्या है, जीवों की अनुवांशिक इकाई क्या है। ठीक है, 5वां है समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। 29वां क्वेश्चन है, 29वां नंबर पहला है 29वां का चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाला, देखिए गढ़वाल या गढ़वाला यानी कि दोनों एक ही है, गढ़वाला और गढ़वाल में के किस गांव से है, यानी किस गांव से वो क्या होता है संबंध रखता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है यीस्ट कोशिका में किसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस विधि द्वारा क्या कहता है अलैंगिक जनन होता है, आपको ये बताना है। उसके बाद है अगला है कहता है मानव मादा जनन कहाँ होता है, यानी कहाँ होता है या किस जगह होता है। ठीक है, मानव मादा जनन ये देखिए मानव मादा का निषेचन कहाँ होता है या मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, दोनों क्वेश्चन आपको आ जाए तो वही लिखना है, यानी ये का के जगह में आपको में रहे तो फिर भी वही आंसर लिखना है और कार है तो वही भी फिर भी वही आंसर लिखना है। उसके बाद चौथा है कहता है द्विखंडन या बहुखंडन, देखिए द्विखंडन या बहुखंडन की एक जीव बताए, यानी एक जीव आपको बताना है। अगला है कहता है अमीबा हाइड्रा, देखिए अमीबा हाइड्रा तथा देखिएगा
इरोगाइरा, देखिए स्पा इरोगाइरा में प्रजनन किसी विधि से होता है, किस विधि से होता है यार, आपको किस विधि से इसमें प्रजनन होता है आपको बताना है। तीसरा नंबर का पहला पॉइंट है, 30वां का कहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या होती है गुणसूत्र की, हमको यही याद होगा तो हम बता देते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जड़ी होती है, ठीक है, जिसमें कि एक्स और वाई भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट है, देखिएगा थायरा किसान के लक्षण देखिए श्रावण में कौन तत्व आवश्यक है, थायरा किसान के श्रावण में कौन सा तत्व आवश्यक है। अगला है ये गुणसूत्र एक्स वाई, देखिए गुणसूत्र एक्स वाई, एक्स और वाई और एक्स एक्स किन नामों से जाने जाते हैं, आपको ये नाम बताना है कौन कौन से नाम पे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, कॉलीफॉर्म जीवाणु क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है। उसके बाद अगला पॉइंट है एकल जीवी किसी विधि से जनन करता है, किस विधि से जनन करता है, एकल जीव क्या होता है, किस विधि से आपको जनन करता है। 31वां क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में बड़े बाघों का अवधारणा, देखिए भारत में बड़े बाघों का अवधारणा को किन लोगों ने विकसित किया था, किन लोगों ने क्या कहता है विकसित किया था, ठीक है। अगला है हमारे शरीर में वसा या प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। अगला है पित्त रस के कोई दो कार्य लिखे, पित्त रस के कोई दो कार्य लिखना है। उसके बाद अगला है कहता है प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं। अगला है कहता है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद 32वां नंबर क्वेश्चन जाते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन में पहला है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से उत्पन्न देखिए ऊतकों तक कैसे पहुंचाती है, फेफड़ों से क्या ऊतकों तक या ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाती है आपको बताना है। और दूसरा है रक्त और लसिका में क्या अंतर, रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तीसरा कहता है मधुमेह अथवा अपोहन क्या है, मधुमेह अथवा अपोहन क्या है। अगला है जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। पांचवा है यकृत वृषक या अग्नाशय के कार्य को लिखें, यानी कि आपको क्या करना है अग्नाशय के इस तीनों में से कोई भी आ सकता है तो उसको कार्य को लिखना है, ये कार्य लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं 33वां क्वेश्चन का पहला पॉइंट है देखिए विकासी संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या क्या महत्व था, जीवाश्म का क्या महत्व है, ठीक है, उसको बताना है। चलिए अगला पॉइंट में है कहता है 33 का दूसरा पॉइंट है अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है, यानी अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान रहा उसको सारा बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है द्विखंडन और बहुखंडन या परागण क्रिया और निषेचन क्रिया या वायवीय या अवायवीय श्वसन में क्या अंतर, इस तीनों में से कोई भी आ सकता है, आपको उसमें अंतर बताने के लिए कहेगा तो आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जैव नवीकरणीय और अनवीकरणीय अपशिष्ट में क्या अंतर है। देखिए पांचवा में कहता है निम्नांकित चित्र में संकेतिक अंगों का नाम लिखे, यानी इसमें दिखेगा ये आपको आकृति दिया गया है, उसमें क्या कहता है 1 2 3 4, देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 आपको पॉइंट दिया, इसमें नाम लिखना है। इसका आकृति में दिया एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसका यहाँ पे ये क्या होता है और इसको क्या कहते हैं, यानी इस दोनों का नाम लिखना। और इसमें देखिए ये वाला दिया है पिक्चर, तो आपको ये भी इसमें पॉइंट दिया है ये लिखना है, ठीक है। 34 में चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पहला पॉइंट है विकास के, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 34 का विकास के देखिएगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत को क्या है उसको बताना है। दूसरा है ओजोन क्या है, यह देखिए यह किस तरह किसी परितंत्र को प्रभावित करती है, ओजोन क्या है यह किस प्रकार के परिवर्तन को मतलब परितंत्र को प्रभावित करता है आपको बताना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कहता है परितंत्र में अपघटों यानी अपमार्जकों की क्या भूमिका है, ठीक है। अब चौथा है कहता है ओजोन परत की देखिएगा अपक्षय, देखिए ना अपक्षय चिंता का विषय क्यों, यानी कि ओजोन परत बहुत ही सही बात है कि ओजोन परत जो है बहुत चिंता का विषय बन रहा है, अभी भी वर्तमान समय में बहुत ही ओजोन चिंता का विषय वो बना जा रहा है। और हमको लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे वो इतनी कॉमन हो रही है कि इसकी जो जहरीले प्रकाश सूर्य की प्रकाश जो आ रही है वो ज़मीन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत ही क्षय हो रही है उसकी, ठीक है। अगला चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। अगला पॉइंट है एक लिंगी तथा उभयलिंगी की परिभाषा दे तथा उदाहरण दे, यानी कि परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी बताना है उभयलिंगी कौन है और उभयलिंगी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, 35वां का पहला पॉइंट है कहता है पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन, देखिएगा पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में 2 अंतर लिखे हैं, यानी कि 2 अंतर आपको बताना है। उसके बाद दूसरा है कहता है परितंत्र क्या है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, परितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों के नाम तथा उदाहरण दें, ठीक है। उसके बाद तीसरा है
देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, 3 अजैव नवीकरणीय प्रदूषणों के नाम लिखें जो मानवों के लिए हानिकारक है, यानी कि जो मानवों के लिए हानिकारक है उसको आपको बताना है। उसके बाद चौथा है कहता अपघटक क्या है, इसकी 2 भूमिकाएं दें, यानी कि अपघटक क्या है, इसकी 2 भूमिकाएं बताना है, ठीक है। उसके बाद है 35 का 5वां है मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। अब देखिएगा इसमें है अगला है कहता है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और चक्रीय होता है, देखिए और चक्रीय होता है कैसे। अगला है डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, देखिए आवश्यक क्यों है जनन, यानी डीएनए से ही पता चलता है कि इसकी संरचना और स्वरूप किस तरह होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है परिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में मानसिक देखिए मानसिक की क्या भूमिका है, मानसिक की क्या भूमिका है, आपको बताना है कि मस्तिष्क की जो है क्या भूमिका है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ये 36वां का पहला पॉइंट है कहता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। दूसरा है कहता है मानव हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है, मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। तीसरा है कहते हैं मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। चौथा है कहता है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अगला है देखिएगा शुक्राशय एवं देखिए प्रोस्टेट ग्रंथियों में क्या भूमिका है। उसके बाद है अगला पॉइंट है बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है, आनुवंशिकता के विषय से क्या होता है चिंता का विषय क्यों है, आपको बताना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। उसके बाद है कहता है वनों की संरक्षण के लिए उपाय सुझाएं, यानी कि वनों का संरक्षण करना है, ठीक है, उसका उपाय बताना है। उसके बाद है मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है, देखिए मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है। उसके बाद कहता है जैव विकास का वर्गीकरण का अध्ययन किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किस प्रकार संबंधित है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन का पहला पॉइंट है कहता है गंगाजल के प्रदूषण की किन्हीं 3 परिस्थितियों का उल्लेख दीजिए। देखिएगा 37 का दूसरा पॉइंट है अमीबा में पोषण का वर्णन करें, यानी अमीबा में पोषण का वर्णन करें। उसके बाद अगला है जीन क्या है, आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है। अगला है मानव में लिंग निर्धारण की अभिक्रिया कैसे होती है बताइए। इसका अगला पॉइंट है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रकरण में के विषय में क्या दर्शाते हैं, जैव विकास के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है कहता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, देखिए पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मनुष्य में पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का नाम और कार्य लिखे, यानी कि विभिन्न भागों के नाम बताना है और कार्य को बताना है। अगला है कहता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके परिणाम जो क्या होते हैं उसको आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8वां पॉइंट है चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग है कैसे, यानी समरूप अंग है कैसे आपको बताना है। उसके बाद देखिएगा 38 का पहला पॉइंट है कहते हैं गंगा जल में प्रदूषित है ना, गंगा जल में प्रदूषित के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। जो देखिए आपको यहाँ पे लिखा 37वां में पढ़े थे गंगा जल के प्रदूषित किन्हीं परिस्थितियों का उल्लेख करें और कारणों का उल्लेख करें। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में चलते हैं एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तीसरा पॉइंट है प्रकाशानुवर्तन को समझाएं। और यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण या जल संरक्षण के 3 उपाय को बताना, आपको 3 उपाय को बताना है, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट है पोषण। देखिए पोषण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा पोषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की पोषण विधियों का उदाहरण दें। बायोलॉजी का लास्ट और साइंस का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा उत्सर्जन तंत्र, पहला पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय के परिच्छेद दृश्य तथा न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनावे, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए उत्सर्जन तंत्र पाचन तंत्र ये सब का क्या होता है नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा है विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, देखिए विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है आपको बताना है। तीसरा पॉइंट है शरीर में रक्त को पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में हृदय जैसे पंप की आवश्यकता क्यों पड़ती है।